हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जेईई मेंस में जो भी प्रॉब्लम आई हुई हैं उनके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बता के रखी थी। आज मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पे चलूँगा, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और जो भी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उसको डिस्कस करते चलेंगे। ये ब्रीफ डिस्कशन होगा। इस टॉपिक में जो भी मेरा जेईई एम्स या नीट की प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा उसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के चलूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप जेईई नीट या एम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस टाइम पे रिवीजन के लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करिएगा या देख लेना वीडियो बस एक बार है क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं, प्लस Q और प्लस Q के। इनकी लाइन ज्वाइनिंग वाली जो एक्सिस है उस पर द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज। Q को, ये दो Q चार्ज जो हैं पॉजिटिव वाले, इनके लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं पे रखा गया है, बीच में कहीं पे रखा गया है Q का चार्ज। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज। जब भी क्वेश्चन मिले आप इस तरीके से समझिए क्वेश्चन को बोल क्या रहा है। सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज मतलब ये थ्री चार्ज सिस्टम है। विल बी इन इक्विलिब्रियम की बात कर रही है और इक्विलिब्रियम होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगी। लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। और वो क्या अचीव कर रहा है? इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। तो माइनस क्यू का चार्ज, ये एक प्लस क्यू का चार्ज, आपको मैग्नीट्यूड बताना है उसका कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे इधर गिवन है -q/2, -q/4, +q/4, +q/2। अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के नेचर के भी बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग चार्ज के नेचर के बारे में देखते हैं। ओके, तो भैया अगर ये प्लस क्यू का चार्ज होगा तो प्लस क्यू के चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज, इस प्लस क्यू से भी अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन में क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या इससे भी निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी। एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, दस दे आर रिपेल ईच अदर। और अगर ये रिपल्सन क्रिएट करेंगी तो हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सबसे पहले ये चार्ज होना कैसा चाहिए? निगेटिव चार्ज। ये अंडरस्टूड है। ये चार्ज कैसा होना चाहिए? निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो मेरे ऑलरेडी चले गए, पॉजिटिव वाले ऑप्शन खत्म, निगेटिव चार्ज। अब ए और बी, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है इसको। अगर आप जेईई की प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हो या नीट की, एम्स की, किसी की भी प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर रहे हो और चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, किससे? सिर्फ नेचर को पता करके। अब यहाँ पर अगर आपको दो ऑप्शन नहीं भी पता है और आप रिस्क ले रहे हो तो आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। दो ऑप्शन है, दो में से कोई एक तो सही होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत काम का होता है और ये टाइम बहुत सेव करता है एग्जामिनेशन हॉल में। जो भी स्मार्ट बच्चे होंगे जिनका भी सिलेक्शन होता होगा, आप उनसे ये क्वालिटी तो उनके अंदर जरूर से मिलती है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कम समय में सही आंसर पे पहुंचना होता है सबको। निगेटिव चार्ज होगा। ओके, और अगर ये निगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम में है, ये बता के रखा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो ये चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज आएंगी और ये होगा अब इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो भैया किसी चार्ज के भी ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? 0। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एफ नेट 0 होगा। इसका मतलब कि माइनस क्यू के चार्ज की वजह से लगने वाला इसके ऊपर फोर्स, ये तो अट्रैक्टिव, और इस प्लस क्यू की वजह से लगने वाला फोर्स रिपल्सिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एफ
ये है प्लस क्यू चार्ज की वजह से और ये एफ है माइनस क्यू की चार्ज की वजह से, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। ओके, इक्वल होगी तो जरा फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एफ नेट 0, ये हो जाएगा मेरा एफ प्लस क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस क्यू। एफ प्लस क्यू, क्यू अगर ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ क्या है, आर है, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो एफ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1/ माइनस क्यू की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू इसने बता के नहीं रखी है, क्यू आर की द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, बस चार्ज का नेचर बताया है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज, ये थ्री चार्ज सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, मुझे सिर्फ पूछ रहा है क्यू की वैल्यू आर। अच्छा देखो, ये आर जो है वो क्या सिर्फ इधर ही हो सकता है, यहाँ पर भी तो हो सकता है, ये माइनस क्यू का चार्ज रखा जाए, और यहाँ पर भी हो सकता है माइनस क्यू का चार्ज रखा जाए। तो यहाँ से देखो फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई समथिंग आर स्क्वायर। ओके, आर अगर डिस्टेंस न बताई जाती तब क्या करते, आप जनरल एक्स मानते हैं, यहाँ से मान लिया एक्स और यहाँ से कुछ इसकी डिस्टेंस, अगर एक डिस्टेंस बता के रखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ये चार्ज कहाँ रखा गया है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्ज, मतलब ये चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में है, और अगर ये चार्ज बिल्कुल बीचों बीच होगा तो ये डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ x, तो ये भी क्या होगी, x होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे होगा क्यू क्यू अपॉन 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन माइनस x का स्क्वायर। ओके, क्यू की वैल्यू मस्ट बी निगेटिव, ये हम जान चुके हैं कि क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव ही होनी चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्यू से क्यू कट गया, यह आ गया क्यू अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एस गया, ये क्या कर रहा है, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 4, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, माइनस क्यू बाई 4। बी ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको जरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जरा दो इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक हॉलो स्फीयर है, इस तरीके से हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर है, और वही हॉलो स्फीयर को एक बार दूसरी पोजीशन इसमें रखा जा रहा है। ये हॉलो है, एक हेमिस्फीयर है, हॉलो है, और अगर यहाँ पर एक बॉल को रख दिया जाए, दूसरी बॉल यहाँ पे रख दी जाए, तो क्या ये दोनों बॉल जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं? हाँ सर, बिल्कुल हैं, ये इक्विलिब्रियम में हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो देखो उसके लिए क्या करोगे, आप थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दो इस बॉल को, क्या होगा, ये बॉल फिर से घूम के आके इसी पोजीशन में रुक जाएगी। बट व्हाट अबाउट हियर, अगर यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये बॉल मूव करते हुए सीधे कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है ये, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम। और कैसा इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। जरा इधर देखो, इक्विलिब्रियम है, यस सर इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल। क्योंकि अगर इस बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो फिर से ये बॉल इसी पोजीशन पे आके रुकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बॉल अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो वो जाके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुँच पाता। ये बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और ये बनेगी मेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। जरा इस चार्ज को देखो, अगर इस चार्ज को मैं लेफ्ट राइट कहीं पर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूँगा तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम लेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में, अगर ये कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना कि अगर थ्री चार्ज सिस्टम
इज इन इक्विलिब्रियम बट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है या इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस माइनस क्यू के चार्ज को अगर थोड़ा सा आप स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर दोगे तो वो रिजल्टेंट डायरेक्शन में भगता चला जाएगा। यहीं पर पड़ता है नल पॉइंट भी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरी प्रॉब्लम की ओर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए स्मॉल मेटल बॉल। बॉल किसकी है? मेटल्स की। मेटल की प्रॉपर्टी पता ही होगी। इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें पर यूनिट एरिया में, जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और मैं पर यूनिट एरिया को लेके उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं पर भी मूव कराऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसमें या जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज ना करे तो वो बोला जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे पोटेंशियल वेरिएबल होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटेड थ्रेड। ओके, इंसुलेटेड है मतलब चार्ज का फ्लो यहाँ पे नहीं होगा। इफ हाई एनर्जी एक्सरे की बात कर रहा है। एक्सरे, व्हाट इज एक्सरे? तो एक्सरे के बारे में जरा सुन लो। सन से जो भी इमिशन होता है, सन से आने वाली हमारे पास जितनी वेवलेंथ हैं वो कैटेगराइज की गई हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दियर वेवलेंथ। वेव को हम वेवलेंथ से पढ़ते हैं और व्हाट इज वेवलेंथ? लेंथ ऑफ वन ऑसिलेशन इज वेवलेंथ। ओके, अगर ये वेवलेंथ हमारी 0.1 एंगस्ट्रॉम की है तो ये बोली जाती है गामा रे। ये क्या होती है? गामा। याद रखना ये रे है, गामा रे। और इसका यूज किया जाता है कहाँ पे? तो रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं। जो कैंसर पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए इसी रे का यूज़ किया जाता है, गामा रे। बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है और जिनकी वेवलेंथ छोटी उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा। ओके, इसके बाद में सेकंड आती है 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। ये होती है मेरी एक्सरे। और ये बोली जाती है रेडियोग्राफी। एक ग्राफ पेपर हम लोग एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में एक्सरे को रेडियोग्राफी कहते हैं। एक पेपर पे प्लॉट होता है वो रेडियोग्राफी। ओके, और इसमें भी एक्सरे में भी 2 एक्सरे होती हैं। एक 1 to 3 एंगस्ट्रॉम तक हैं तो ये बोली जाती हैं हार्ड एक्सरे। ये होती हैं हार्ड एक्सरेज। और अगर 3 to 100 तक हो गई तो ये बोली जाती हैं सॉफ्ट एक्सरे। ये होती हैं सॉफ्ट एक्सरे। 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक ये आती है हमारी अल्ट्रावायलेट रे। ये होती हैं अल्ट्रावायलेट रे। इनकी फर्दर 3 कैटेगरी होती है। एक होती है UVA, UVB एंड UVC। सबसे खतरनाक होती है UVC रे। ओके, इसके बाद 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये होती है मेरी विजिबल रे। ये होती है विजिबल रे। और इसी विजिबल रे को अगर हम प्रिज्म पे पास करते हैं तो ये 7 कलर में टूट जाती है, विबग्योर। अगर इस लाइट रे को पास कर दिया जाए कहाँ से? प्रिज्म से, तो ये 7 कलर्स में टूट जाता है, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वायलेट होता है। ध्यान रखने वाली बात इसमें यही होती है, बाकी तो फ्रिंज पैटर्न बनता है। विजिबल रे, विजिबल रे के बाद 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके अगर ये 10⁴ एंगस्ट्रॉम तक होती है, 10⁴ मतलब 10,000 एंगस्ट्रॉम तक, तो ये बनती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज, IR। इनका यूज किया जाता है नाइट विजन ग्लास में। नाइट विजन ग्लास बनाने में किया जाता है इनका यूज। अच्छा, इसके बाद 10⁴ से अगर 10⁴ से 10⁷ एंगस्ट्रॉम तक है तो ये बनती है मेरी माइक्रोवेव।
ये बनती हैं माइक्रोवेव। और 10⁻7 से, दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, 10⁻7 से 10⁻11 एंगस्ट्रॉम तक ये बनती हैं मेरी रेडियो वेव्स, रेडियो वेव। अल्ट्रावायलेट रे, जो उल्लू और चमगादड़ होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। IR को यूज़ करती है डॉल्फिन, नाइट विजन ग्लास में बनता है। और माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है ओवन, घर में यूज़ होता है। दूसरा रेडियो वेव, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो के प्रसारण के लिए यूज़ की जाती हैं। ये सारी की सारी वेव्स जो होती हैं वो आती कहाँ से हैं, तो हमारे सन से आती हैं, हमारे सन से। क्वेश्चन में कह रहा है अ स्मॉल मेटल बॉल सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटिंग थ्रेड इफ हाई एनर्जी ऑफ एक्सरे, कौन सी रे पास की गई है, एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ बहुत छोटी, जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी। और ये होगी क्या, हम सन से हमारे पास जो लाइट आती है वो आती है फोटॉन्स के फॉर्म में। वो क्या होंगे, एक फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी h होते हैं एक फोटॉन। मतलब इस मेटल के ऊपर गिराया क्या जा रहा है, हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स हैं। ओके, तो होगा क्या, मान लो ये है मेरा मेटल, मेटल्स का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, मेटल्स का अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट लेते हैं। और क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में भी 7 टाइप के अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब मान लो ये क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है, और क्रिस्टल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न इज नोन एज क्रिस्टल। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न होगा किसी एटम का, तो क्या वो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ले रहे होंगे, सारे के सारे एटम बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड होंगे 3 डायमेंशन स्पेस में। और इस एटम, मान लो ये एक एटम है मेरा, और इस एटम को मैं थोड़ा मैग्नीफाइड करता हूं, तो उस एटम का ये न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के बाहर आउटर स्पेस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ऑर्डर फेम्टोमीटर के ऑर्डर का, और एटम का ऑर्डर जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर बोल दो, या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का आता है, ठीक है। अब दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए एटम होगा, तो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाएंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और आउटर स्पेस में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये एटम का अरेंजमेंट होता है। बोहर पॉस्टुलेट्स बिल्कुल सही बताता है कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट सेल होती हैं, इलेक्ट्रॉन सर्टेन सेल में रिवॉल्व करता है, और जिस सेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr, वो nh/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम इंटू आर्म लेंथ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सपोज करिए आप गिरा क्या रहे हो, हाई एनर्जी एक्सरे, कोई हाई एनर्जी की एक्सरे जो थी वो आके और इस इलेक्ट्रॉन से सडनली क्या हुआ, कोलाइड हो गया। इलेक्ट्रॉन से अगर ये कोलाइड होगा, इसकी एनर्जी h, फोटॉन होगा। तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो यहाँ से ऊपर वाले सेल की ओर निकलता है, ये ऊपर वाले सेल की ओर जाएगा। यहीं से आता है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जरा समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, अगर ये एटम था, एटम का अरेंजमेंट था, एटम के कई सेल होंगे, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके इस एटम के सेल में ही है, इससे बाहर नहीं गया है। और यहाँ पे 10⁻⁻7 सेकेंड रुकने के बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर स्पेस में आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, तो एक एनर्जी को इमिट करके, फिर से ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, और फिर अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो ये इफेक्ट बोला जाता है एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि ये इस एनर्जी को लेके बिल्कुल इस एटम से बाहर ही निकल गया, तो वो बना मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन में कहा गया मेटल है, मेटल्स का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट,
ये एटम मेरा, और क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में एटम के आउटर स्पेस में होंगे इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे जब हाई एनर्जी का एक्सरे गिराया गया तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, ऊपर सेल में, वहाँ पे इतनी देर के लिए रुका और वापस आ गया। तो ये फिनोमिना कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लेकिन ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। हाई एनर्जी एक्सरे बोल रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो व्हाट अबाउट द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। पहले जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, आउटर स्पेस में उतना ही नेगेटिव चार्ज। जो बाहर से देखेगा उसको एटम कैसा दिखाई देगा, न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो 5 प्रोटॉन था और 5 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज कितना, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर का चार्ज है। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, उतना जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज उतना ही आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पास में निगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा है, हाई एनर्जी की जब मैंने एक्स रे पास किया है तो ये एक्सरे एनर्जी दिया किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी थी कि ये भाई साहब बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो बचे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन। कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज। एटम के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया मेरा एटम, क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज हो गया ज़्यादा। जरा ऑप्शन को देखते हैं, कह रहा है बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अभी इस पूरी अरेंजमेंट के अंदर इंटर क्या करेगी मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं मैं यहाँ पे। भाई जी ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ ये देखो यूनिफॉर्म बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और इन फील्ड लाइंस की क्या खास बात, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बनाती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, और इनकी स्ट्रेंथ वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से घटती जाती है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेवलप क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से डेवलप हुआ, तो हाई एनर्जी का एक्सरे डाला, मेटल था, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर ही चला गया। फिनोमिना कौन सा हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज बचा, नेट में पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस हो गया ज़्यादा, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है Q इंटू ई का, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किधर जाएगा, तो भैया मेरे ये टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जरा बाकी क्या ऑप्शन देखो, बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यस सर। द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नहीं जी, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तब ये टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी, द बॉल विल बी नॉट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट करेगा भैया, हाई एनर्जी का एक्सरे गिराया गया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। द बॉल विल बी मूव टू इन्फिनिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कभी एग्जिस्ट करती हैं क्या, इनफाइनाइट तक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जहां तक रीजन होगा वहां तक इसको ढकेल के ले जाएंगी। हाँ, अगर उसके बाद का स्पेस आप इन्फिनिटी मानते हो तो ये इन्फिनिटी बोल सकते हो, लेकिन वो इन्फिनिटी इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी होगी, हमारे लिए थोड़ी है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स फील्ड ऑफ चार्ज Q, कोई प्लस Q का चार्ज है, कोई प्लस Q का चार्ज है, ठीक है, कोई प्लस Q का चार्ज है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस Q, अ चार्ज माइनस Q इज मूविंग अराउंड इट इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज इज माइनस Q इज, मतलब चार्ज माइनस Q का क्या है, वो कांस्टेंट है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस Q इज कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम बोला, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम।
सेकंड में क्या बोला है, लीनियर मोमेंटम। थर्ड में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। लास्ट में कह रहा है द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। ओके, तो चलो देखते हैं क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन खुद में आधा सोल्यूशन होता है, देखने वाली नजर होनी चाहिए बस। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कूलम्ब्स फील्ड माइनस क्यू, ये प्लस क्यू का कोई चार्ज है। अब ये प्लस क्यू का चार्ज है तो क्या ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल रही होंगी कुछ इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब क्या कह रहा है, कूलम्ब फील्ड में है, ए चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट, इसके अराउंड एक माइनस क्यू का चार्ज है, ये माइनस क्यू का चार्ज है और ये इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल है, जरा ध्यान देना बेटा, ऑर्बिट कैसा, इलिप्टिकल। मैं थोड़ा इसकी अलग कलर से शेप दिखा देता हूं। ये होता है कुछ इलिप्स, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस। किसी एक फोकस पे हमारा सन है और अर्थ उसके अबाउट रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल पाथ में। कौन बोला, अरे जिसने भी बोला, केपलर्स का लॉ है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जरा मैं बताता हूँ, ये ग्रेविटी से भी रिलेटेड है किस तरीके से। कह रहा है कि मूविंग अराउंड इट एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सबसे पहले क्या कंजर्व कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट है, नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व्ड और कांस्टेंट में फर्क होता है। कंजर्व्ड की वैल्यू जो होगी वो फिक्स है, कम ज़्यादा हो सकती है, और कांस्टेंट का मतलब वो कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं करेगा। हम कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। कांस्टेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है लिटरल कांस्टेंट, दूसरा होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड कांस्टेंट जैसे 5 की वैल्यू को ना मैं 6 लिख सकता हूं ना ही 4 लिख सकता हूं। और दूसरा होता है लिटरल कांस्टेंट, जैसे ABC वर्ड जो यूज करते हैं, ये हो गए हमारे लिटरल कांस्टेंट। और वेरिएबल XYZ में हमारी इक्वेशन चलती ही है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, और कंजर्व में फर्क होता है, ध्यान रखना। कांस्टेंट MVR इज कांस्टेंट। केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो अर्थ है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगी, इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगी। मान लो ये T इज इक्वल टू T1 पे यहाँ पे था, T इज इक्वल टू T2 पे यहाँ पे है, तो ड्यूरिंग टाइम T2 माइनस T1, ड्यूरिंग टाइम T2 माइनस T1 ये क्या कुछ एक एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सर, ये एक एरिया कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। और अगर वही टाइम T2 माइनस T1 मैं दूसरे वाले सेक्शन में कांस्टेंट रख दूं तो ये भी क्या करेगा, इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। इक्वल एरिया, ये दोनों एरिया सेम होंगे, और यही होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब जरा सुनो, कंजर्व कब होता है एंगुलर मोमेंटम, अगर बोल दिया गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। जैसे न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस सेल में एक डिफिनिट वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर ये सर्कुलर मोशन, मान लो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक तो लगेगा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक लगना चाहिए क्या, एक सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है, और दूसरा मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अलोंग द टेंजेंट इंक्रीज करती चली जाएगी। अगर 80 हो गया 0, 80 क्या हो गया 0, मतलब F इज इक्वल टू वॉट, M इंटू 80 टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ये क्या हो जाए 0। अगर टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स न लगे तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड और कांस्टेंट में फर्क है, ठीक है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, बिल्कुल सर कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। अच्छा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा सुनो। ये
जब इस चार्ज को, अब इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ये रेडियस अलग होगा मेरा, ये वाला रेडियस अलग आएगा, ये वाला रेडियस अलग आएगा, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। वहाँ पे जहाँ पे आर की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम, और जहाँ पे आर की वैल्यू कम वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा। अगर कंजर्व्ड कहता तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट बोल रहा है, कंजर्व्ड होगा लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, थर्ड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, दैट इज ये। क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी? अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ घट रही है, जब ये फोकस के पास में होगा तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, और जब ये चार्ज माइनस क्यू इस प्लस क्यू से दूर होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। ये एंगुलर वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट नहीं होगी, ये भी गलत। लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, नहीं जी, यहाँ पे ज़्यादा होगी यहाँ पे कम होगी वेलोसिटी, वो भी नहीं। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक चीज और, अगर आपसे बोल रहा है इलिप्स, इसका पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है, तो इलिप्टिकल में याद रखना सर्कल की इसेंट्रिक, जो भी इलिप्स होता है वो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी डिफाइन करते हैं। सर्कल की इसेंट्रिसिटी ई होती है 0, और अगर इसेंट्रिसिटी की मैक्सिमम ऑलवेज, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1 आती है इलिप्स के लिए। ओके, लेस देन 1। अपने अर्थ की इसेंट्रिसिटी 0.017 है, याद रखना। अर्थ की इसेंट्रिसिटी, हमारी अर्थ का भी शेप तो इलिप्टिकल है, तो अर्थ की इसेंट्रिसिटी 0.017। अगर इसेंट्रिसिटी ई 0 हो गई तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सर्कल, और इज इक्वल ई इलिप्स के लिए इज लेस देन 1, हाइपरबोला के लिए इज ग्रेटर देन 1 आता है, और इज इक्वल टू 1 आता है फॉर पैराबोला। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। क्या रही है प्रॉब्लम? ये पूछा गया था IIT 1989 में। प्रॉब्लम पुरानी जरूर है लेकिन थी ठीक ठाक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन कई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? यूनिफॉर्म। अगर कोई चार्ज डेवलप होगा तो उस चार्ज की वजह से क्या जनरेट होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि कोई चार्ज यहाँ पे इस रीजन में डेवलप हुआ होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कैसी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज़रा देखिएगा 3 डायमेंशन स्पेस में, 3D में डायमेंशन क्या होते हैं? देखो, एक पहला डायमेंशन बनता है लीनियर डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन बनता है प्लेनर डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन बनता है हमारा स्पेस डायमेंशन, चौथा डायमेंशन बनता है स्पेस टाइम डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन, इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। लीनियर ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर मान लीजिए, ये लीनियर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ओके। दूसरा डायमेंशन बनता है मेरा प्लेनर डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन प्लेन, दूसरा डायमेंशन जो होता है वो होता है प्लेन। जैसे ये बोर्ड को ही देख लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या फॉर्म कर रही है? एक प्लेन फॉर्म कर रही है। ये दूसरा डायमेंशन होता है। तीसरा डायमेंशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस। एक चीज़ और, हर डायमेंशन में तीनों एक्सिस प्रेजेंट होती हैं। लीनियर डायमेंशन में भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस प्रेजेंट होंगी। प्लेनर डायमेंशन में भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस प्रेजेंट होंगी। और स्पेस डायमेंशन में तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमारी प्रेजेंट होंगी ही होंगी। इस स्पेस में जब तड़का लगता है टाइम का तो बनता है डायमेंशन स्पेस टाइम डायमेंशन। जैसे ये स्पेस, ये तो प्लेनर है ना, मगर मेरे को ले रहे हो तो ये 3D स्पेस बना। मैं अभी, आप मोबाइल पे जब मुझे देखेंगे तो उस समय मैं और बोर्ड स्पेस हैं, और जब आप देखोगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा होगा। स्पेस टाइम डायमेंशन में ही आप देखोगे, और इसी डायमेंशन में न्यूटन्स की सारी लॉ लगते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। खैर, मैं थोड़ा सा, दूसरा डायमेंशन कौन सा बना? प्लेनर डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन
स्पेस डायमेंशन, जिसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें मिल जाएं, ये बना स्पेस। आप बुक में जितने भी मैथमेटिक्स के फिगर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसको पढ़ते हो 3 डायमेंशन या स्पेस, और इस स्पेस में कौन मिल जाए, ये बना स्पेस डायमेंशन। और स्पेस के साथ अगर टाइम मिल जाए तो ये है मेरा 4th डायमेंशन, यह बना 4th डायमेंशन। स्पेस और टाइम भी डिस्टॉर्ट करता है, आइंस्टीन ने बताया है। और जब स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करने वाली मशीन आपने बना लिया तो वही टाइम मशीन होगी, 5th डायमेंशन में काम करेगी वो, स्पेस टाइम डायमेंशन। अब हर जगह पे तीनों एक्सिस प्रेजेंट हैं। जरा देखिएगा, ये पॉइंट P जो है वो स्पेस में तीनों एक्सिस पे है कि नहीं। एक्सिस मेरी 3 होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर लिया जाता है आई कैप, वाई एक्सिस पे लिया जाता है जे कैप और जेड एक्सिस पे लिया जाता है के कैप, यूनिट वेक्टर होता। तो अगर मैं 3 डायमेंशन स्पेस में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट कोऑर्डिनेट है, किसमें तो 3D में है, ठीक है। प्लस 0 जे कैप है, 0 के कैप होगा ना, तो 0 ही रहेगा। जरा Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो Q का कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा 2a आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। R का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो R का कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा a आई कैप माइनस b जे कैप प्लस 0 के कैप। S का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अरे भैया ये तो ऑरिजिन बन गया, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, ये तो ऑरिजिन हो गया। ओके, अब कह रहा है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज Q को P से S पे लाया जा रहा है थ्रू द पाथ P2। पहले Q गए हैं, Q से R आए हैं, R से फिर S पे गए हैं। और वर्क डन होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज Q है और पोटेंशियल, याद रखना पोटेंशियल इज ए पॉइंट फंक्शन। पोटेंशियल मेरा कैसा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। तो P से S तक की आप क्या निकाल लो, दूरी निकाल लो, वही तो पोटेंशियल भी बनेगा इसका, P से S तक की सीधे डिस्टेंस। ओके, अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज Q रखा जाएगा तो उस चार्ज Q के ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू ई का, कई बार बता चुका हूं, इतने का फोर्स लगेगा। और ये फोर्स जो होगा वो कितनी डिस्प्लेसमेंट दूरी करा रहा है, तो इंटू डी, एफ इंटू डी व्हाट, वर्क डन, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है मैंने, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जरा देखिए क्या आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, P बना मेरा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और S बनेगा मेरा क्या, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, तो डिस्टेंस अगर इसकी मैं R मान लूँ तो ये R की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर S विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, तो OS पॉइंट ही है, OS माइनस OP कर सकता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। वेक्टर R की वैल्यू आ गई, वैल्यू रख देंगे तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। F की वैल्यू है कितनी, Q इंटू ई, Q इंटू ई, और व्हाट इज ई, किस डायरेक्शन में है, आई कैप डॉट, एक्स एक्सिस में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई कैप। तो ई आई कैप Q इंटू ई इंटू आई कैप, ये फोर्स की वैल्यू हुई। और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया, तो डॉट माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप,
ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा लेंगे, और कॉस थीटा में कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। कैसे? क्योंकि आई वेक्टर और आई वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। पुट करेंगे कॉस जीरो की वैल्यू, आई और आई ये तो मल्टीप्लाई होगा तो देगा 1, बट आई और जे, आई कैप along the x एक्सिस, जेड कैप along the y एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होती है 0। तो यहाँ से आ जाएगा Q इंटू ई इंटू ए, और साइन कैंसिल होगी तो ये माइनस बाहर लगा रहेगा। वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई इंटू ए इज योर राइट ऑप्शन। ओके, दैट्स फॉर टुडे बॉयज। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और इसकी प्रॉब्लम देखेंगे।